मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज की शनिवार को मौत के बाद परिजनों ने व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर हंगामा मचा दिया। मृतक मरीज के परिजन का कहना था कि मरीज नेगेटिव था, उसकी रिपोर्ट उनके पास है, लेकिन आज सुबह मेडिकल कॉलेज ने मौत की सूचना दी। परिजनों ने हंगामा कर लाश भी अस्पताल के बाहर नहीं आने दी। मृतक के परिजनों ने साफ तौर पर कहा कि उनके पिता की मौत कोरोना से नहीं हुई है। परिजनों ने कई गंभीर आरोप भी लगाए, लेकिन मेडिकल कॉलेज स्टाफ अंदर दूब का बैठा रहा, कोई बाहर नहीं आया। बताया जा रहा है कि मृतक धनराज बोथरा की रात 12:41 तक रिपोर्ट नेगेटिव थी। रात करीब 11 बजे उन्होंने पोते से बात कर ऑक्सीजन मास्क हटाने और छुट्टी होने की बात बताई थी, जिसका ऑडियो भी परिजनों ने मीडिया को सुनाया। अरे 2 घंटे तक पानी नहीं दिया मेरा पापा को तुमने। परिजनों ने मीडिया को बताया, आपकी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में बहुत लापरवाही है। मेरे दादाजी एडमिट थे, वो बहुत स्ट्रांग है। कल रात को 11 बजे डॉक्टर ने जब मेरे दादाजी को ये बोला कि आपको आपकी दवाई है ये सारी बंद कर दी गई है और आपका हो गया है काम, ऑक्सीजन भी निकाल दिया उनका, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। और उसके बाद में और ये उनको ये बोला कि आप भी जा सकते हो, तो ये बहुत लापरवाही करी उन्होंने। मेरे दादाजी को पूरा मार दिया है। कल भी 2 घंटे तक उनको पानी नहीं मिला था, वो तड़प के, और अभी भी उनको मार दिया है। बहुत लापरवाही। हमें उस डॉक्टर का पता चाहिए हमको, और उनकी हम नेगेटिव, पूरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई है। और सैंपल भी आया है, दोबारा भी सैंपल आया तो उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई है। उसके बाद भी उन्होंने, मेरे दादाजी इतने स्ट्रांग है, हम लोग बात कर रहे, हमने रिकॉर्डिंग हमारे पास में, हम जब बात कर रहे थे तो उनने ये बोला है कि मेरे साथ ऐसा करा है, डॉक्टर ने मेरा ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया है और मेरे साथ में उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं करा, अच्छे से मेरी गोली बंद कर दी, मेरे को इंजेक्शन नहीं दिया है, मेरी दवाइयां बंद कर दी, छुट्टी का बोला है। तो उसके बाद में बोले आप जा सकते हो, और रात भर में उनकी कंडीशन बेकार हो गई और अभी उनको मार दिया गया है। आज हमारे साथ हुआ है, हम नहीं चाहते कल किसी और के साथ भी होए। हंगामा देख पुलिस को बुलवाया गया, लेकिन जन आक्रोश फैलता गया। प्रशासन को मिली सूचना के बाद तहसीलदार अनीता चकोटिया को मेडिकल कॉलेज भेजा गया। तहसीलदार ने मामले की जानकारी लेकर मीडिया को बताया मामले की जांच करवाई जाएगी। हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाहियों के बारे में बताया है, तो उस संबंध में हम बात कर रहे हैं और उसके लिए कार्रवाई देखें क्या कर सकते हैं वरिष्ठों से। परिवार वालों ने मौत की वजह क्या बताई है? एक दिन पूर्व मास्क वास्क निकाल दिया था, ऐसी कोई चर्चा हुई है इस बारे में? हाँ, इस बारे में बताया है, तो उसकी जांच की जाएगी। ऐसा कुछ हुआ है। मैम, पहले भी ऐसे कई बार मामले सामने आए थे, लेकिन एक संतोषजनक जवाब, वो कार्रवाई नहीं हो पाती। परिजनों ने ये बताया है कि जिनकी डेथ हुई है उनकी रिपोर्ट 2 दिन पहले नेगेटिव थी, और आज जब डेथ हुई है तो वो पॉजिटिव है, तो उसका हम जांच कराएंगे, उसका क्या मैटर है। डॉक्टरों के ऊपर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। ट्रीटमेंट भी बंद कर दिया, ट्रीटमेंट भी बंद कर दिया था। जांच की जाएगी, वही कर सकते हैं हम अभी। कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ने के साथ ही मेडिकल कॉलेज में लापरवाही का संक्रमण भी बढ़ने लगा है, जो उपचार के अभाव में मरीजों के दम तोड़ने के रूप में सामने आ रहा है। कॉलेज में भर्ती एक मरीज को 7 घंटे तक रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दिया गया। 24 मार्च को मेडिकल कॉलेज में भाजपा कार्यकर्ता राजेश लोनकर को भर्ती किया था। समय पर इंजेक्शन मिलने के बाद भी मेडिकल कॉलेज स्टाफ ने नहीं लगाया, मौत हो गई। इस तरह की अनेकों लापरवाही के उजागर होने के बाद फिर शनिवार को एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने गंभीर आरोप लगाकर हंगामा किया। एक तरफ 2 गज की दूरी रखने की सलाह दी जा रही है, दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज के कोविड सेंटर में ही मरीजों के परिजनों की भीड़ नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। अचानक भड़के कोरोना के कारण मेडिकल कॉलेज में फिर भीड़ बढ़ने लगी है। उपचार में लापरवाही के आरोप लगातार मेडिकल कॉलेज पर लग रहे हैं। मीडिया ने शनिवार को मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर शशि गांधी से चर्चा की। उन्होंने बताया, परिजनों ने अपने आरोप लगाए कि डॉक्टर की लापरवाही से उनके पेशेंट की जान गई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पेशेंट की पहले एक जो रिपोर्ट हुई थी, कोविड की रिपोर्ट एक जो हुई थी, वो इनकन्क्लूसिव आई थी। इनकन्क्लूसिव मतलब कि वो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच की होती है। यदि किसी पेशेंट की रिपोर्ट इनकन्क्लूसिव आती है तो उसका रिपीट सैंपल किया जाता है ना। नेगेटिव की कभी रिपीट नहीं करते, इनकन्क्लूसिव की रिपीट करते हैं। तो इनकन्क्लूसिव का जब दूसरी बार सैंपल किया तो उसका सैंपल पॉजिटिव आया। तो
वो पेशेंट ऐसे पॉजिटिव था और वो यहाँ पर बराबर भर्ती था, उसका सब हो रहा था और उनके परिजनों को भी बुला के बता दिया गया। आरोपी की रात में इलाज बंद कर दिया गया था, पेशेंट ने खुद परिजनों को सूचना दी, कॉल नहीं, इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। पेशेंट बाईपैप पे रहता है, लेकिन वो फ़ोन जब करता है, बात करता है ना, तो वो निकाल देता है, तो वो उस तरह की बात होगी। इसलिए आईसीयू में हमने पहले मोबाइल अलाउड ही नहीं किए थे, पर लेकिन ये था कि परिजनों को प्रॉब्लम हो रही थी तो अलाउड किए थे। तो इसलिए हम बार बार उनको यही हिदायत देते कि ये निकाल के बात ना करें, ज़्यादा बात ना करें। मैडम शिकायत बार-बार आ रही है कि इंजेक्शन समय पर नहीं लगते हैं। इंजेक्शन समय पे नहीं निकलेगा, ये है कि इंजेक्शन लगने के पहले टेस्ट होते हैं किडनी का कि क्रिएटिनिन बराबर होता है, तभी लगाए जाते हैं। तो वो टेस्ट की रिपोर्ट आती है तब तक रुका जाता है, जैसे ही रिपोर्ट आती है तुरंत लगा दिया। कितने घंटे टाइम लगता है इसमें? रिपोर्ट जल्द से जल्द आती है, पर हॉस्पिटल ही जाती है। कभी सैंपल पहुंचता है तो मतलब आप मानिए कि 10 से 12 घंटे 10 घंटे में आ जाना चाहिए रिपोर्ट सैंपल पहुंचने के। 3 से 4 घंटे तक परिजन बाहर से हंगामा कर रहे थे, कोई स्टाफ से कहीं आकर उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं, सुपरिटेंडेंट साहब यहीं थे, उनको बता दिया गया था, वो अंदर देख ही रहे थे, सब डॉक्टर्स के साथ बात ही कर रहे थे, पूरी चर्चा कर रहे थे। देखिए कोई भी बात हम आपको सामने आए इसके पहले हम पूरी बात क्लियर कर लें, हमें पता है कि सब बात सही थी, तो उसके कारण दे रहे थे। एक जो एडमिट थे उनके अलग परिजन, जो लेडी परिजन उनको लेके यहाँ से चले गए थे, तो क्या इस तरीके से मरीज जा सकते हैं यहाँ से? मरीज यदि जाना चाहता है तो वो लेके जा सकते हैं, हम कभी नहीं रोकते हैं। जैसे हमारे आईसीयू में पेशेंट रहते हैं तो वो बोलते हैं हम इंदौर ले जाना चाह रहे हैं तो ले जा सकते हैं, उनको पूरी बता दी जाती है कि इनकी हालत इस तरह की है, तो मतलब वो उस तरह की व्यवस्था कर लें और उस तरह की व्यवस्था करके वो अपने रिस्क पे यदि ले जाना चाहते तो सीरियस पेशेंट को, और बाकी सस्पेक्टेड और आइसोलेशन में स्टेबल भी जो रहते तो ले जाने देते। कोई मरीज बाहर जाना चाहता है इनके रिलेटेड तो ले जाने देते। मैडम जिस तरह से अभी कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़े हैं, हाँ। उसके मुकाबले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पर्याप्त है आपके पास? देखिए ये एक्चुअली एक हफ्ते में एकदम से बहुत बढ़ गया, लेकिन हमारे पास स्टाफ पूरा था। एनएचएम ने हमारी जो सिस्टर की संख्या कम करी थी उसकी भी हमको स्वीकृति आ गई है, तो वो सिस्टर भी आ गई है हमारे पास। पैरामेडिकल जो थे वो भी कम किए थे, वो भी आ गए हैं अब, और सीएमएचओ को जो दिए गए हैं वो भी अभी आ जाएंगे आजकल में, और 20 बसेस वो भी हमारे पास आ जाएंगी। व्यवस्था क्या है? परिजन पेशेंट से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, मोबाइल अलाउड है या? देखिए परिजन का ऐसा है कि सस्पेक्टेड और पॉजिटिव नेगेटिव में परिजन को मिलने नहीं दिया जाता है। आप खुद समझिए कि कोविड के पूरे पेशेंट वहाँ रहते हैं, आप कैसे पॉजिटिव में नेगेटिव में जा सकते हैं। लेकिन यदि किसी मरीज को कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर कॉल करता है और परिजन को बुलाया जाता है। इसी तरह आईसीयू में भी जैसे भी कोई परेशानी आती है तो परिजन को ऊपर बुलाया जाता है, परिजन यहाँ से जाता है, उनको पेशेंट को भी दिखाया जाता है और सब चीज़ें समझाई जाती हैं और लिखित में भी दिया जाता है लिखा। संपर्क नहीं होने से हमेशा समस्या आती है। पहले भी जो है ये बात आई थी सामने, और बाहर एडी लगाकर सीसीटीवी लगाने की बात की गई थी ताकि बाहर से जो है अपने पेशेंट। देखिए आप पेशेंट को जो पूरा वो है वो बाहर नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पेशेंट के कपड़े बदले जाते हैं, डाइपर बदला जाता है, किसी की वहाँ पे डेथ होती रहती है, तो इस तरह से हम बाहर नहीं कर सकते उसको डिस्प्ले, ये एथिक्स के अगेंस्ट है इस तरह। और सब जगह कैमरे लगे हुए हैं और वो कैमरे बाहर डिस्प्ले में है, पूरे डॉक्टर्स देखते हैं उसको, नर्सेज देखते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास्क लगाने के कहने भर से कॉलेज रोड स्थित निजी हॉस्पिटल आरोग्यम हॉस्पिटल में हंगामे के बाद इतना विवाद हुआ कि मारपीट हो गई। खबर के मुताबिक भर्ती मरीज से कुछ लोग मिलने पहुंचे जिन्हें मास्क लगाने और कम लोगों को मिलने जाने को कहा गया। कुछ देर बाद मामला शांत भी हो गया, लेकिन आक्रोशित लोगों ने हॉस्पिटल संचालक के पुत्र के साथ मारपीट शुरू कर दी, तो दोनों तरफ से हाथापाई हुई और मामला पुलिस थाने पहुँच गया। माणकचौक थाना प्रभारी अयूब खान ने बताया। फरियादी अभी हमारे पास में आया, उनका मेडिकल कराया गया है। उनका कहना ये है कि वो किसी मरीज से मिलने जा रहे थे, इस बात को लेकर थोड़ा विवाद हुआ वहाँ पर। उसके बाद बाहर रोड पे उसके साथ मारपीट का एक वीडियो भी उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दिख रहा है कि 2-3 लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो उस मामले में संज्ञान लेते हुए हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं उसमें, और आरोपी की पहचान करके गिरफ्तारी की जाएगी। कौन सा हॉस्पिटल है और कारण क्या है? ये आरोग्यम हॉस्पिटल है, स्टेशन रोड पे कॉलेज के सामने, वहीं पर कॉलेज के सामने हॉस्पिटल है। और ये बता रहे थे कि कुछ मरीज के परिजन उससे मिलने आए तो उससे विवाद हुआ था। क्या विवाद कुछ अभी प्रथम दृष्टया क्या? जैसे फरियादी बता रहा है कि ये यहाँ पर आया वो बता रहा है कि मरीज से मिलने जा रहा था तो उसको रास्ते में रोक दिया गया कि एकदम से भीड़ ना बढ़ाए। इसी बात को लेकर गहमा-गहमी हुई, फिर विवाद ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि फरियादी के साथ मारपीट हुई है, इसलिए हम उसको संज्ञान लेके मामला दर्ज कर रहे हैं।
गौ माता को कत्ल से बचाया जाए, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, गौ माता को लेकर अवैध परिवहन किए जाने वाले वाहनों को राजसात किए जाए, जैसी मांगों को लेकर गौरक्षा हिंदू दल ने कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर के नाम ज्ञापन एसडीएम जमुना भिड़े को सौंपा। गौरक्षा हिंदू दल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व गोभक्त बड़ी संख्या में अंबेडकर मांगलिक भवन से रैली के रूप में कलेक्टोरेट पहुंचे थे। यहां सभी ने नारेबाजी करते हुए गौ माता का परिवहन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के साथ वाहनों को राजसात करने की मांग की। सभी ने गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की ताकि गौ माता की कत्ल को रोका जा सके। ज्ञापन सौंपते समय दल के प्रदेश अध्यक्ष पवन मीणा, संयोजक राम बाबू शर्मा सहित बड़ी संख्या में गौ भक्त मौजूद रहे। गौ तस्करी को लेकर मैंने ज्ञापन दिया है। मैंने पिछले माह 20 से 25 गाड़ियां मैंने लगाई है, गौवंश की पकड़ी है। उसमें पुलिस ने कोई एफआईआर मुकदमा दर्ज किया, लेकिन वो 8 से 10 दिन में 420 की गाड़ी 420 की कार्रवाई नहीं हुई गाड़ियों पे, और वो गाड़ियाँ छोड़ दी गई। उन सभी गाड़ियों के नंबर प्लेट वगैरह सब चेंज थे और प्रशासन ने वो गाड़ी बिना अनुमति छोड़ दी गई। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश से गौ हत्या बंद हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो गौ हत्यारों पे, और प्रशासन में ये देना चाहता हूँ कि राजसात की कार्रवाई हो गौवंश गाड़ियों पे। आपकी मांग पे क्या करेंगे? हम अगर मांग हमारी पूरी नहीं हुई तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे, ये हमारा बात। कोरोना के कहर को रोकने के लिए शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। शनिवार दोपहर को कलेक्टर गोपाल चंद डाड ने प्रशासनिक अमले के साथ भ्रमण कर शहर के प्रमुख चौराहों पर रुककर बिना मास्क वालों पर चालानी कार्रवाई करवाई। ब्याज एवं सुदखोरी के अवैध कारोबार, नकली बैंक चलाकर धंधा करने वाले आरोपियों का पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने पर्दाफाश किया है। पुलिस कप्तान ने बताया कि आरोपियों द्वारा पिछले 6 माह में 6 करोड़ रुपए का बैंक से सुदखोरी का अवैध लेन देन किया गया है। आरोपी डेली किश्तों के आधार पर लोन के रूप में लोगों से ब्याज के रूप में अवैध वसूली करते थे। इन अपराध में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए और अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। जिन लोगों को भी अगर इन अपराधियों द्वारा रुपए अवैध कारोबार करने के लिए दिए गए हैं तो वो तत्काल पुलिस अधीक्षक को या सीएसपी हेमंत सिंह चौहान और संबंधित थाने प्रभारी को सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। उस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में दीपू टांक की जांच के लिए टीम का भी गठन किया है। पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने मीडिया को बताया, बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इन लोगों ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो यहाँ पर सूदखोरी का अवैध धंधा संचालित कर रहे थे। उन्होंने गिरोह बनाकर रतलाम से लगभग 148 लोगों को अपने इस जाल में फंसा रखा है। इसमें हम लोगों ने जानकारी निकाली तो जो मुख्य इसका सरगना है दीपू टांक, ये मुख्य आरोपी है, जिसके साथ में लगभग रतलाम के 7 अन्य लोग मिलकर अभी तक की योजना में 7 अन्य लोग आए हैं जो इस गिरोह को संचालित कर रहे हैं। इसमें तथ्य यह आया है कि ये एकदम बैंक की तरह ही पैरेलल अपना बिजनेस चला रहे हैं, जहां लोगों को ये बोलते 3% ब्याज देने का है, लेकिन कई ऐसे लोग मिले हैं जो 20 या 25% तक ब्याज इनको भर रहे हैं। अभी हम लोगों को जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज मिले हैं इनके पास है, उसका जस्ट हम लोगों ने जो अध्ययन किया उसमें ये तथ्य सामने आया है कि पिछले 6 माह में लगभग 6 करोड़ से अधिक रुपए का लेन देन उन्होंने किया है और ऑन एवरेज हर दिन लगभग 3 से 5 लाख रुपए ये ब्याज के रूप में वसूली करते हैं। और इनका खौफ इतना है कि इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट करने को तैयार नहीं है। तो पिछले दिनों हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 2 दिन पहले, मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों ने जनता से अपील की थी कि कोई व्यक्ति जो इनसे पीड़ित हो वो संपर्क करे। उसके बाद कई पॉजिटिव तथ्य आए, लगभग 50 के आसपास लोगों ने अप्रोच किया हम लोगों को, जिसमें हम लोगों ने कल 2 और मामले कायम किए हैं इनके खिलाफ, एक्सटॉर्शन के और मध्य प्रदेश ऋणों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मामला कायम किया गया है। लेकिन इसमें और लोग हैं जो इनसे पीड़ित हैं, जिनकी जानकारी हम लोगों तक आ चुकी है। हम लोग उनसे अप्रोच करके और देखेंगे क्या वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं।
यातायात पुलिस द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है। एक तरफ पुलिस चालानी कार्रवाई कर रही है तो दूसरी तरफ निगम चालान काटने में लगी है। डोसी गांव में बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने वालों पर पुलिस ने चालानी कार्रवाई की। यातायात अमले ने हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाने और नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी। यातायात थाना प्रभारी मोनिका चौहान ने बताया, भैया अभी हाल फिलहाल हम लोग डोसी गांव की लोकेशन पे और हम यहाँ पे ये सीधा रास्ता जो है कि हाईवे की तरफ जाता है, जावरा मंदसौर और नीमच को जोड़ता है। तो यहाँ से जो लोग बाहर जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है हेलमेट की, ताकि उनको दुर्घटना होने से बचाया जा सके। और अभी जैसे कि आप जानते हैं कि रतलाम जिले में बहुत सी दुर्घटना हुई जिसमें सीधे लोगों की मृत्यु हुई है, इसलिए उनको जागरूक किया जा रहा है कि हेलमेट का उपयोग किया जाए।